दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। बहुत सारे जो आला अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, ज़हीन ऑफिसर हैं, उनका कहना ये है, और जब वो अपने जूनियर को इस चीज़ को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं तो वो यही कहते हैं कि कोई भी क्राइम सीन अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए, देखा जाए, परखा जाए तो उसके अंदर बहुत सारे क्लू ऐसे दिखाई देते हैं जो एक आम आदमी को नहीं दिखते। और जब वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को वो इस तरीके से देखते हैं कि उसके अंदर से वो कोई ना कोई सबूत ढूँढ लेते हैं। और जो सबूत पुलिस ऑफिसर को नहीं मिलता, अगर वहाँ पर फॉरेंसिक टीम के लोग जाते हैं तो वो फॉरेंसिक टीम वालों को दिख जाता है। मतलब कहने का एक तरीके से ये है कि जो चीज़ एक आम आदमी को, हमें तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, वो दिखाई देगी पुलिस ऑफिसर को उसी कमरे के अंदर। और जो पुलिस ऑफिसर को नहीं दिखाई दे रही है वो दिखाई देती है फॉरेंसिक टीम को। चीज़ें वही हैं, सामान वही रखा हुआ है, लेकिन जो ज़हीन पुलिस अधिकारी हैं वो जो उसकी फर्श है, छत है, दीवारें हैं, छोटी से छोटी चीज़, कोई पसीने की बूंद है या कोई खून की बूंद है या कोई बाल है, उसके अंदर से कोई सबूत वो निकालते हैं और उसको एक तरीके से रस्सी की तरह पकड़कर एक छोर उनको मिल जाता है और उससे वो कोई ना कोई सबूत निकाल कर उस अपराधी तक पहुंच जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक आदमी दूर देश बैठा हुआ है और वहां से वो फ़ोन पर कत्ल कराता है और पुलिस को क्या कड़ी वहां से मिलती है जहां पर क्राइम सीन है, क्योंकि मामला पूरा लूट-पाट का नज़र आता है। लेकिन एक चीज़ पर पुलिस ऑफिसर की ऐसी नज़र पड़ती है जिससे वो पूरा केस खुलता चला जाता है और जो भी अपराधी है वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। कोशिश करता हूँ इसको सिलसिलेवार सुनाने की। कहानी है हमारे देश के जाने माने राज्य कर्नाटका की। वहाँ पर एक जगह है उडुपी। एक महिला है जिसका नाम है विशाला गनिगा और लड़के का नाम है रामाकृष्णा। दोनों की मुलाकात होती है, शादी होती है, एक बच्ची है। अब क्योंकि रामाकृष्ण ज़्यादातर दुबई में काम करता है, वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को भी दुबई ले जाता है और बड़े हंसी खुशी वो लोग वहाँ पर रहते हैं। और अब वो एनआरआई हमारे देश में आते हैं घूमने, बाकी जो एनआरआई ही कहलाते हैं। अब एक दिन ये मार्च में आते हैं यहाँ पर। मार्च में अगर कुछ पति पत्नी और बेटी के साथ कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद फिर वापस चले जाते हैं दुबई। और दुबई से फिर जो विशाला गनिगा है, जो पत्नी है रामाकृष्णा की, वो अपनी बच्ची के साथ इंडिया आती है 2 जुलाई को, 2 जुलाई 2022 को। और आकर अपने माता पिता के पास रहती है और वह जहाँ पर उसके माता पिता रहते थे वहीं पर एक जगह है ब्रह्मबार। वहाँ पर रामाकृष्णा ने अपना एक मकान ले रखा था जो उसके माता पिता के पास ही था। तो एक तरीके से वो अपनी ससुराल में और अपने पीहर में एक साथ ही थे। अब तो रामाकृष्णा दुबई में था, तो 2 जुलाई को वो वहाँ से वापस आती है। अब 12 जुलाई, 10 दिन के बाद 12 जुलाई होती है और 12 जुलाई को वो किसी काम से बैंक जाती है। अपने माता पिता को बोलती है मैं बैंक जाके आती हूँ, मुझे कुछ काम है वहाँ से। और जब वो वापस नहीं लौटती वहाँ से, काफ़ी टाइम हो जाता है, उसका मोबाइल भी बंद होता है। माता पिता परेशान होते हैं और उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने फ्लैट पर, अपने घर पर चली गई हो, जो रामाकृष्ण का था। हो सकता है वो अपनी ससुराल में चली गई हो। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी, माता पिता परेशान होते होते ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। तो करीब 3 बजे माता पिता उसके घर पर पहुंचते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं जो उनकी बेटी है विशाला गनिगा, वो फर्श पर उसकी लाश पड़ी हुई है और पास में ही एक तार का टुकड़ा है जिसको देखकर ये लग रहा है किसी ने तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। और पूरा घर छत विछत है, एक तरीके से जो सामान है सब बिखरा हुआ है और देखकर ये लग रहा है किसी ने लूट-पाट करी है। जो उसके गहने हैं, जेवर हैं, वो भी गायब हैं और घर की सारी अलमीरा वगैरह सब खुली हुई है। जो कैश है, हर चीज़ घर से गायब है। अब माता-पिता एकदम, क्योंकि लाश देख के बेटी की जिनकी चीखें निकलती है और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। आवाज़ सुनकर पड़ोसी आते हैं और कोई पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करता है। फ़ौरन पुलिस मौका-ए वारदात पर पहुँचती है और वो जाकर देखती है कि वहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। एम्बुलेंस बुलाई जाती है और लाश को
पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। उसके बाद क्राइम सीन को सील कर दिया जाता है। अब क्योंकि तार वहाँ पर पड़ा हुआ था, उससे सीधा सा ये लग रहा था कि तार से गला घोंटकर इसकी हत्या करी गई है, क्योंकि तार का निशान उसके गले पर था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि सारा सामान और जितने भी उसने जेवर पहन रखे थे वो सब जेवर उससे उतार लिए गए थे, जो कड़े हैं और जो भी चीज़ थी उसकी। अब उसके माता पिता से पूछा जाता है कि घर के अंदर क्या क्या था। पति को दुबई में फ़ोन करा जाता है, रामाकृष्णा को, कि आपकी पत्नी की ऐसे ऐसे हत्या हो गई है, कोई लूटपाट की वजह से। अब वो वहीं से रोने लगता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल ही दुबई से वापस इंडिया आ जाऊँगा। अब पुलिस उसका इंतज़ार करती है। इधर घर के अंदर जो पुलिस का आना जाना लगा रहता है, सब जो पुलिस के बहुत सारे अधिकारी होते हैं, कोई अब अपनी तरीके से देखता है, कोई सबूत मिल जाए, कोई ऐसा क्लू मिल जाए, क्योंकि सीधी सी बात ये थी कि बिल्कुल वो लूटपाट का मामला ही सबको लग रहा था। इसी बीच वहाँ पर एक अधिकारी पहुँचते हैं और सारी चीज़ देखने के बाद उनकी नज़र ड्राइंग रूम में रखे 2 चाय के कप पर पड़ती है। अब चाय के कप को वो उठाकर देखते हैं, तो उससे उनको ये अंदाज़ा होता है कि चाय ये आज की ही बनी हुई है। उसके बाद वो किचन में जाते हैं। किचन के अंदर, जिसके अंदर चाय बनाई गई थी, कुछ चाय वहाँ बिखरी हुई है और चाय की पत्ती और थोड़ी-सी चाय उसके अंदर बची हुई थी। तो वो ये सारी चीज़ चेक करते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि जो नज़रें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि अगर आलू के छिलके भी पड़े हुए हैं या चावल खाने के बाद थोड़े से चावल के दाने पड़े हैं, तो उनको भी आदमी देखकर ये बता सकता है कि ये कब का होगा। 2 दिन पुराने हैं, 4 दिन पुराने हैं, 10 दिन पुराने हैं या महीना पुराने हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है वो उसी तरीके से सूखते चले जाएँगे। तो वो चाय को देखकर उनको लगता है चाय आज की बनाई है, क्योंकि जो गेट था उसपे कोई फ़ोर्स एंट्री के निशान नहीं थे, गेट तोड़ा नहीं गया था, ना ताला तोड़ा गया था। ज़ाहिर-सी बात है जो भी थे वो जानने वाले थे। ये पुलिस वाले इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, क्लियर हो जाता है उनका माइंड बिल्कुल, कि एक महिला अगर कोई भी घर के अंदर आ रहा है और घर के अंदर सिर्फ महिला अकेली है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो किसी को भी घर के अंदर एंट्री नहीं देगी, चाय के लिए नहीं पूछेगी। अब क्योंकि वो घर के अंदर वो आए हैं और चाय भी उनको पिलाई गई है, इस बात से बिल्कुल क्लियर उस अधिकारी को ये लगता है, पुलिस वाले को, कि ये लूट-पाट का मामला नहीं है और ये हत्या है। क्योंकि अगर वो चाय के कप वहाँ पर रखे हुए ना होते, तो एक बार को बिल्कुल लूट-पाट ही लग रहा था। लेकिन 2 चीज़ें उनके दिमाग में ऐसी बैठती हैं कि घर के अंदर ज़बरदस्ती नहीं घुसा गया है और दूसरा बिठाकर चाय पिलाई गई है, वो भी अकेली महिला ने। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी फिर ये बात उसके माता-पिता से पूछते हैं कि ऐसा कोई जानने वाला है जो यहाँ पर आया हो। अगले दिन रामाकृष्णन इंडिया आ जाते हैं और उनसे भी यही पूछताछ, पहले जो भी क्रियाक्रम वगैरह है, जो भी पोस्टमार्टम से वहाँ उनकी बॉडी मिलती है, क्रियाक्रम होता है और जो भी रस्म और रिवाज हैं वो होते हैं, पुलिस पूरा इंतज़ार करती रहती है रामाकृष्णा कब फ्री होंगे। और जब वो फ्री होते हैं उनको थाने बुलाया जाता है और उनसे पूछताछ करी जाती है कि ऐसा क्या है, ऐसे कौन दोस्त हैं, आपके जानने वाले हैं या आपके ससुराल के जानने वाले हैं, जो ऐसे आ सकते हैं या पहले कभी आते हों। तो रामाकृष्णा बिल्कुल साफ मना करते हैं कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मेरी गैर मौजूदगी में आए। ना ही मेरे पीहर की तरफ से है, ना ही मेरे ससुराल की तरफ से है और ना ही मेरे घर की तरफ से है सर। अब पुलिस को जो उसके जो जवाब थे, उनसे पुलिस इतना मुतमईन नहीं होती, उसको इतना उसका यकीन नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी पर ज़रूर आदमी शक जताता है कि फला आया होगा। उसके बाद पुलिस उससे पता करती है कि जब आपने, क्योंकि जो विशाला गनिका थी, ये घर से कह के निकली थी बैंक के लिए कि वो मैं बैंक जा रही हूँ, अपने माता-पिता को उसने यही बताया था। उसके बाद जो हमने उसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाई है, उसमें लास्ट कॉल आपका आया है और वो बैंक गई नहीं है और वो सीधा अपने घर आई है। मतलब आपके कहने से उसने अपनी डायरेक्शन बदली है, नहीं तो वो सीधा बैंक जाती, लेकिन वो बैंक गई नहीं, अपने घर आ गई और लास्ट कॉल आपकी है। तो ज़ाहिर-सी बात है आप ही ने उसको वहाँ से घर भेजा है। तो वो मना करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसी हाल-चाल पूछने के लिए फ़ोन करा था। अब यहाँ पर पुलिस को उससे डाउट होता है। उसके बाद जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो फाइनल करते हैं कि अब रामाकृष्णा की कॉल डिटेल भी, सीडीआर भी निकलवानी ज़रूरी है और वो निकलवाते हैं। और निकलवाने के बाद जब उसकी कॉल डिटेल चेक करते हैं, तो उसके अंदर लास्ट कॉल उसकी पत्नी की ही थी, उसी की थी। लेकिन अब एक नया चलन चल गया है
कि ज़्यादातर लोग इंटरनेट कॉलिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिनसे कॉल होती है, फेसबुक से कॉल हो जाती है, व्हाट्सएप से होती है, और भी बहुत सारे हैं जिनसे वीडियो कॉल हो जाती है, और जो कॉल हिस्ट्री में जो कॉल डाटा है उसके अंदर नहीं आते। अब उसकी जब व्हाट्सएप कॉल पुलिस चेक करती है रामाकृष्णा की, तो वहाँ से पता लगता है उसने व्हाट्सएप कॉल अपनी पत्नी को फ़ोन करने से पहले किसी को व्हाट्सएप कॉल इंडिया में करी है। और जब उसकी बात अपनी पत्नी से हो गई है, विशाला गनिका से, उसके फ़ौरन बाद फिर उसने उसी दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करी है। अब यहाँ पर पुलिस उसको बुला के बिठा लेती है कि ये आदमी इंडिया के अंदर कौन है जिसको तुमने फ़ोन करा है। पहले उसको फ़ोन करा, फिर अपनी पत्नी को फ़ोन करा, पत्नी के बाद फिर उसको दोबारा तुमने फ़ोन करा, तो ये किसको तुमने फ़ोन करा। अब यहाँ पर वो फंस जाता है और वो एक तरीके से उसका जवाब पुलिस को नहीं दे पाता, और पुलिस सख्ती के साथ उससे पूछती है कि सारी चीज़ तुम्हारे खिलाफ जा रही है, और तुम हमें साफ साफ बताओ ये कॉल तुमने किसको किया है। पत्नी को तुमने क्या है हाल चाल पूछा, चलो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले किसको कॉल किया और बाद में किसको किया है, इसका जवाब। अब जाहिर सी बात है, अगर वो झूठ बोलता भी है तो व्हाट्सएप कॉल पर जिसको भी फ़ोन किया है उसका भी नंबर आ रहा है। अब पुलिस उसकी सीडीआर निकालती है तो पता लगता है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से ये इसका नाम है स्वामीनाथ, और ये एक सुपारी किलर है। अब यहाँ पर केस एक तरीके से पुलिस की नज़रों में खुल चुका है क्योंकि पति एक सुपारी किलर को पहले फ़ोन कर रहा है, फिर अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहा है, पत्नी के बाद फिर दोबारा सुपारी किलर को फ़ोन कर रहा है। अब पुलिस उसको अपने तरीके से उससे कहती है कि अब तुम ये बताओ कहानी है क्या, और तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों करवाई। तो बड़ी अजीब वो वजह बताता है। वो बताता है कि मेरी बीवी बहुत हंसती बोलती थी सबके साथ, बहुत घुली मिली रहती थी, घंटों फ़ोन पर बात करती थी, किसी भी आदमी से बहुत अच्छी तरह से बात करती थी। तो मुझे ये शक होता है कि कहीं ना कहीं इसका अफेयर है और इसका करेक्टर ख़राब है। अब पुलिस कहती है कि चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा शक हुआ तो तुमने इसकी इंक्वायरी करी, कोई ऐसा अफेयर निकला उसका। कहता नहीं, मैंने इंक्वायरी नहीं करी, लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ अफेयर है और मुझे अब इसको जान से मारना है। तो पुलिस अधिकारी भी ये कहते हैं कि बताओ तुमने कमाल कर दिया, बिल्कुल ऐसे थोड़ी होता है, अगर तुम्हें शक है तो तुम उसकी इंक्वायरी करोगे, उसकी डिटेल निकलवाओगे। खैर, अब वो आगे बताता है कि जब मुझे पता चल गया या मुझे ऐसा लग गया कि हाँ इसका अफेयर है, उसके बाद में मई में इंडिया दुबई से इसीलिए आया था कि मुझे ये पता चला कि सुपारी किलर होते हैं और वो पैसे लेकर हत्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इंडिया आकर उनकी सर्चिंग शुरू करी, तो मुझे किसी ने बताया कि जो मेरे थोड़े से पैसों के लिए भी किसी की हत्या कर सकते हैं। उसके बाद मैं यूपी आया, और यूपी में आकर मैं इस जो सुपारी किलर से मिला। अब उससे मिलने के बाद जिसका नाम था स्वामीनाथ, 5 लाख में मेरी डील हुई। 2 लाख मैंने उसको एडवांस दिए और 3 लाख मैंने उसको बोला कि मैं काम हो जाने के बाद दूंगा। और देखो इसमें एक कमाल की बात ये है, 2 लाख भी उसने उसको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे अकाउंट में, क्योंकि अगर वो वहाँ से ना पकड़ा जाता तो यहाँ पे आकर तो पकड़ा ही जाता। खैर, अब ये डील करने के बाद अब जाहिर सी बात है, अब उसको दिखाना भी है कि वो कौन है, किसको मारना है। तो गोरखपुर से वापस वो उडुपी जाता है कर्नाटका में, और वहाँ पर जाने के बाद उन दोनों को भी साथ लेकर जाता है और अपने घर बुलाता है। अपनी पत्नी से कहता है, देखो ये मेरे दोस्त हैं, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इन पर यकीन कर सकता हूँ। अब क्योंकि मैं बाहर देश रह रहा हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुम स्वामीनाथ से कांटेक्ट कर सकती हो और किसी भी तरह की इनसे परेशानी अपनी बता सकती हो, और ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब जो पत्नी थी विशाला गनिका, वो कहती है ठीक है, अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो मैं इनको बता दूंगी। अब क्योंकि दोनों ने अब एक दूसरे को देख लिया है तीनों ने, और वो उसके घर चाय पीते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। एक तरीके से वो मिलाना नहीं था, दिखाना था कि किसकी हत्या करनी है। अब वो जो स्वामीनाथ था एक आदमी को किसी और साथ लेकर आया था, क्योंकि उसका भी कोई पार्टनर था। अब वो देखकर वहाँ से चले जाते हैं, और जो रामाकृष्णा है ये दुबई चला जाता है। अब क्योंकि शर्त इसकी यही थी कि हत्या तब होनी चाहिए तब मैं इस देश में ही ना हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही नहीं आएगा और पूरा वो लूटपाट का क्राइम सीन तुम्हें बनाना है, जो भी चीज़ मिलेगी वो भी तुम्हारी। और पुलिस को लगेगा लूटपाट करने के लिए बदमाश आए थे और उन्होंने लूटपाट में उसकी हत्या कर दी। तो ये उसकी प्लानिंग होती है और फिर होता भी यही है। अब जैसे ही जो विशाला गनिका है अपने घर से अपने माता पिता से ये बोलकर निकलती है कि मैं बैंक जा रही हूँ, और वो अपनी बेटी को उनके पास छोड़कर बैंक की तरफ जाती है, तो बीच में
रामाकृष्णा उसको फ़ोन करता है और पूछता है तुम कहाँ पर हो? तो बताती है कि मैं बैंक जा रही हूँ। तो बोलता है देखो तुम बैंक बाद में जाना, जो 2 आदमी जिनसे मैंने तुम्हें मिलवाया था वो कोई गिफ्ट लेकर आए हैं और तुम वो गिफ्ट लेकर घर के अंदर रख कर उसके बाद तुम दोबारा से बैंक चली जाना बाद में बैंक चली जाना। अब वो एक एक 2 बार बोलती भी है कि मैं बिल्कुल बैंक के पास जा चुकी हूँ, मैं थोड़ा-सा ये काम कर लूँ उसके बाद में चलेंगे। वो बोलता है नहीं उनको कहीं पर जाना है और वो गिफ्ट भी थोड़ा भारी है, तो तुम बैंक का काम बाद में करना, पहले अपने घर पर जाओ। जो रामाकृष्णा का था। अब चूँकि पति के आदेश हैं और 2 आदमी घर पर इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो बैंक जाना ड्रॉप करती है और सीधा अपने घर जाती है, जहाँ पर दोनों सुपारी किलर, ये स्वामीनाथ और उसका एक पार्टनर, दोनों उसका इंतज़ार कर रहे थे और उनके हाथ में एक गिफ्ट था। अब वो जाकर उनको जो हेलो हाय नमस्ते होती है और वो गेट खोलती है और तीनों अंदर जाते हैं और वो उनसे पूछती है कि चाय पियोगे? वो कहते हैं हाँ पिएँगे। अब वो जाकर चाय बनाती है और वो चाय उन्होंने आधा-आधा कप ही पी थी और वो ये मौका देखते रहते हैं कि कब हम अ, अपना काम शुरू करें। अब जैसे ही विशाला गनिका का चेहरा दूसरी तरफ को होता है किचन की तरफ को जाने के लिए, एक सुपारी कलर उठता है, वो गेट बंद करता है और दूसरा तार से विशाला गनिका का गला घोंट देता है। अब चूँकि अ, एक तो महिला है, फिर ऊपर से 2 पुरुष जो पूरी ताकत से उसका गला घोंट रहे हैं, तो दोनों उसकी थोड़ी ही देर में विशाला गनिका की हत्या हो जाती है। जब उसका दम निकल जाता है, मर जाती है, उसके बाद फिर वो उसके सारे ज़ेवर उतारते हैं और घर के अंदर जो सारी बातें उसने बताई थी, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, कैसे है, वो सारी चीज़ें तोड़ते हैं और जो भी कैश और जो भी ज्वेलरी वगैरह उनको मिलती है और फिर जो वो गिफ्ट लेके आए थे उसको भी उठाते हैं। अब उनकी नज़रों में ऐसा था कि कोई ऐसा सबूत यहाँ पर है नहीं जिससे पुलिस हमें पकड़ेगी, लेकिन वो ये भूल गए थे कि जो 2 कप चाय के विशाला गनिका ने उनको दिए थे, उनमें आधा कप चाय बची हुई थी और वो ऐसे के ऐसे ही क्राइम सीन पर रखे थे, जिसमें एक आला अधिकारी की नज़र उन पे पड़ी और एक कॉल डिटेल पर पड़ी। 2 जगह पर ऐसी नज़र पड़ती है पुलिस वालों की कि 2 कप चाय के रखे हुए हैं, जो आधी पी है और आधी नहीं पी है और साथ में फिर कॉल डिटेल, बट भले ही उसने व्हाट्सएप कॉल करी थी बड़ी होशियारी के साथ में, लेकिन पुलिस उसको बड़ी आसानी के साथ और बड़ी होशियारी के साथ कहें, इस केस को क्रैक करती है। अब उसके बाद पुलिस फिर ये पता लगाती है कि वाक़ई में ही जो विशाला गनिका है, इसका अफ़ेयर था या नहीं था। क्योंकि वो पुलिस की जो विशाला गनिका की जो फ़ोन डिटेल थी पुलिस के पास थी, वो चेक करती है उसके उसने किसको फ़ोन किए हैं, कब किए हैं। तो पुलिस की इंक्वायरी में पता लगता है कि विशाला गनिका का किसी के साथ भी अफ़ेयर नहीं था। बस वो एक खुश मिजाज लड़की थी, सबके साथ हँसती बोलती थी और उसका कैरेक्टर बिल्कुल पाक-साफ़ था, एकदम साफ़-सुथरी लड़की थी वो। लेकिन एक कहते हैं ना शक का कोई इलाज है नहीं और फिर अगर उसको चलो शक हुआ भी तो उसकी वो इंक्वायरी कर सकता था, पता कर सकता था और एक बार उससे बात कर सकता था या उसको मना भी कर सकता था पति होने के नाते कि तुम किसी से बात मत करा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं और अंदर ही अंदर उसके ज़हर बनता चला जाता है और वो ज़हर भी इतना बनता है कि वो उसकी हत्या कर देता है। अब माँ रही नहीं है और पिता जेल में है और एक जो बच्ची है 1 डेढ़ साल की, अब वो एक तरीके से अनाथ हो गई। तो ये थी आज की कहानी। आपकी इस कहानी पर क्या राय है? क्या मशवरा है? कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी सत्य घटना के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।